तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप लोग किस वजह से यहाँ बैठे हुए हैं? सर, जैसा कि आप जानते हैं, आप लोग तो रिपोर्टर हैं, आपने बार बार रिपोर्टिंग की है इन मुद्दों पर। बीपीएससी, बीपीएसएससी, बीएसएससी, आप किसी भी संस्था का नाम बिहार का ले लीजिए, सब के सब एग्ज़ाम जितने भी हुए हैं या होने वाले हैं, मैं तो भविष्य काल की भी बात करूंगा, लोग कहेंगे कि आप क्या एस्ट्रोलॉजर हैं। नहीं, क्योंकि जिस तरह की धारा बहेगी वही आगे जाके गंगा बनेगी। तो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और होने वाले हैं, सब में धांधलियाँ हुई है और होंगी। तो इससे पहले कि मामला इतना ज़्यादा बिगड़ जाए कि हम लोग का भविष्य अंधेरमय हो जाए और हम लोग कहीं बोलने लायक नहीं रहे, हम पहले ही आवाज़ उठाते हैं। इससे पहले भी आप देखें 17वीं बीपीएससी का क्या हाल हुआ, पूरी तरह से धांधली और सेटिंग उसमें है, स्पष्ट दिख रहा है लड़कों के कॉपियों से। और इवन की जो बीपीएससी के अधिकारी हैं उनके पोस्टकार्ड से भी पता चल रहा है कि उन्होंने नंबर को एडिट किया है। वो खुद कहते हैं कि 0 नंबर वालों को मैंने बढ़वाया है। तो बताइए कि अगर एक प्रोफेसर नंबर दे देता है और कोई बढ़ाता है तो इसका मतलब वो घटा भी सकता है। इसका मतलब पूरी तरह से ये धांधली वाली संस्था बन चुकी है। वैसे ही आप दरोगा का देखिए, ये ओएमआर तक बाहर, ओएमआर की फोटोकॉपी तक बाहर नहीं आने देते हैं, ये प्रश्न पत्र तक बाहर आने नहीं देते हैं, और उसके बाद भी इनका प्रश्न पत्र बाहर में वायरल रहता है, लीक रहता है। तो ये सारे मुद्दे हैं। बीएसएससी का तो खैर कहना ही, वो तो 12 वर्षीय योजना, 15 वर्षीय, जैसे मोदी जी इस बार बोले हैं, पहले बोलते थे कि 2030 तक ये कर देंगे, अब 2047 हो गया। वैसे ही इनका चलता है कि अगले साल आ जाएगा। फिर अगले फॉर्म भराया है 2023 में, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, अभी भी पोर्टल खुल रहा है। 4 साल तक ये लोग पोर्टल खोलते हैं, 5 साल तक फॉर्म भरवाते हैं, 6ठे साल में, मतलब समझिए कि अगर आपने फॉर्म भरा है 30 वर्ष की उम्र में तो आप एग्ज़ाम में बैठेंगे 40 वर्ष की उम्र में। बस इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार। इसी तरह टीआरई का देखिए, कल तक टीआरई सिर्फ पीटी था, आज टीआरई मेंस हो गया। कल को टीआरई में आप इंटरव्यू डाल दीजिए, फिर आप टीआरई में दौड़ कर दीजिए, फिर शारीरिक क्षमता डाल दीजिए, डंबल उठवाइए, गोला फेंकवाइए। क्या चल रहा है? मतलब कोई एसओपी नहीं है, कुछ नहीं है। उसी पद पे बैठे शिक्षकों को आपने सिर्फ पीटी से लिया, उसी पद पर बैठे शिक्षकों को आप कर रहे हैं कि पीटी और मेंस दोनों लेंगे, और वो भी सिलेबस स्पष्ट नहीं है कि कैसा होगा, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। डेट तो ये देते नहीं है। डेट कहे थे कि जुलाई तक आ जाएगा, फिर अगस्त आ गया। अगस्त में कह रहे हैं कि टू बी नोटिफाइड, ये इनका नया चलता है कि जल्दी ही नोटिफाई किया जाएगा। ये जल्द कब आएगा? इनका जल्द 5 साल 6 साल चलता है। चलिए, ये तो जग जाहिर है कि जो नियुक्तियां हो रही है, जो वैकेंसी आ रही है, वो काफ़ी लेट लतीफ़ चल रही है, ठीक है। लेकिन जैसा आप लोग का एक इल्ज़ाम है कि जो वैकेंसी आती है उसमें व्यापक रूप से धांधली होता है, तो मैंने कुछ लोगों का सुना है कि उनका कहना है कि तो क्या 100% सीट पे धांधली होती है? और अगर 100% सीट पे धांधली नहीं होती है तो फिर आप जो लोग बैठे हुए हैं उनका रिज़ल्ट क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ ऐसे भी लोगों का रिज़ल्ट हुआ ज़रूर होगा जो धांधली में शामिल नहीं होंगे, तो फिर आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? इस पर जवाब दीजिए ज़रा। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था, पेपर लीक पर एक निर्णय था। उन्होंने कहा था कि ग्लास में अगर एक बूंद भी जहर है तो उसको जहरीला माना जाएगा। आप ये बिल्कुल छांट नहीं सकते कि इसमें कौन सेटिंग से आया है, कौन नहीं आया है। तो हम इसीलिए तो मांग कर रहे हैं कि पूरा सेतरमी ही निरस्त करो। पहले तो जांच कमेटी बिठाओ, हमें पूरा भरोसा है। जैसे जांच कमेटी जब राजस्थान में बैठी थी, 5 साल के बाद फिर से उसको निरस्त किया गया था। हम तो कहेंगे जांच कमेटी और फास्ट ट्रैक में बिठाओ, ये 5 साल 6 साल वाला जांच नहीं है। ऐसा झारखंड में भी हुआ है, ऐसा उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, और जो ज्वाइन किए हुए लोग हैं उनकी ज्वाइनिंग वापस ली गई है। तो एक बूंद भी जहर होता है। आखिर आप ये पहले भी धांधलियाँ हुई है, ऐसा नहीं है 67वीं में नहीं हुई है, 69वीं में नहीं हुई है। उस समय भी हम लोग आवाज़ उठाए, लेकिन इतने बृहद पैमाने पर आवाज़ नहीं उठी, क्योंकि अब बिहार के भी छात्र मान चुके हैं। आप गाए गवाए किसी से भी इंटरव्यू लीजिए तो कहेंगे कि हाँ 10% 20% तो बिकले रहता है। ऐसे कहावत बन चुका है, मुहावरा बन चुका है, मतलब भ्रष्टाचार एडेप्टेड हो चुका था। लेकिन इस बार इन्होंने हिमालयन ब्लंडर किया है, इन्होंने ब्लंडर्स का पहाड़ खड़ा कर दिया है। रैंकर्स में आ गए हैं धांधली करने वाले। कल को फर्स्ट रैंक हो जाएंगे, कल को पूरी की सीटें ख़त्म हो जाएगी। आप कहते हैं कि कुछ उसमें सिलेक्टेड, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग सिलेक्टेड हैं क्या उनका वही रैंक होना चाहिए था?
कोई उसमें बेचारा सीईओ बन गया है, कोई उससे भी कम पद पे गया है, कोई उसके भी कम रैंक का है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वे सारे छात्र अच्छे रैंक वाले थे, जिनके रैंक 400 से पार है, 1000 के पार है, 1500 के पार है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो बहुत अच्छा लिखे होंगे, लेकिन उनमें बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको डीएसपी एसडीएम तक मिलना चाहिए था, लेकिन वो आज किसी छोटे पद पे फिर से वो फॉर्म भरेंगे, फिर से वो स्ट्रगल में लगेंगे। आप उनका भी तो दर्द समझिए। ये दर्द सिर्फ अनसेलेक्टेड का नहीं है, ये दर्द सेलेक्टेड लोगों का भी है, क्योंकि वो उस प्रतिभा के थे जिनको टॉप होना चाहिए था, टॉप 100 में, टॉप 50 में, टॉप 10 में होना चाहिए था। आज वो बाहर हैं, आज फिर फॉर्म भरेंगे, अपनी रैंक को सुधार करेंगे। तो वही हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये सब की लड़ाई है। हाँ, मुझे पता है उनका प्रोटोकॉल है, वो आएंगे नहीं, लेकिन हमारी बहुतों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि क्या कहें, अब कह नहीं सकते हैं ऑन कैमरा या सबके सामने, लेकिन ये सच। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो सेलेक्टेड हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं रैंक नहीं बताऊँगा, वो दावे के साथ वो कॉपी दिखाते हैं हमको। इन लोगों की तरह कॉपी छुपाते नहीं है, वो कॉपी दिखाते हैं और बताते हैं कि देखो इस तरह से कॉपी लिखी जाती है, और उनका कॉपी आइडियल कॉपी है। उनका कॉपी अगर यूपीएससी भी चेक करेगा तो कहेगा कि नहीं, बहुत प्रतिभाशाली लड़का है। और उनका रैंक कितना है मैं रैंक बोलूँगा नहीं, लेकिन 500 के पार है। तो ये दर्द सबका है। चलिए, ये बात तो आपका सही है कि केवल वही लोग भुक्तभोगी नहीं हैं जो रिज़ल्ट से बाहर है, भुक्तभोगी वो लोग भी हैं जो रिज़ल्ट के अंदर हैं, जिनका रैंक अच्छा होना चाहिए, जिसे एसडीएम, डीएसपी और सीटीओ जैसे पद मिलना चाहिए। वो बेचारे कहीं एससी एसटी वेलफेयर ऑफिसर तो कहीं ग्रामीण विकास में लगे हुए हैं। ये बात आपका बिल्कुल सही है। अच्छा, एक चीज़ और सुनने में आ रहा है कि ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम का क्या मुद्दा है, इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे आप? हिंदी मीडियम वालों के साथ तो हम यूं कह सकते हैं कि चीरहरण हुआ है। हिंदी मीडियम वालों को इन्होंने द्रौपदी बना के रखा है, और बीपीएससी के बैठे दुशासनों ने उनको बिल्कुल नंगा कर दिया है। ये हालत कभी हुई नहीं थी हिंदी मीडियम वालों की जो इस बार बीपीएससी में हुई है। यूपीएससी में शिकायत थी कि उनके साथ दोगला व्यवहार होता है, लेकिन ये पीसीएस में शिकायतें नहीं थी। गाहे गवाहे रिजल्ट ऊपर नीचे होता था, लेकिन 15% आप हमारे पोस्टर्स में देख सकते हैं, और ये आंकड़ा भी नहीं दे रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि पॉडकास्ट में कहते हैं कि हमारे पास कोई आंकड़ा ही नहीं है कि कितने हिंदी मीडियम वालों के थे, कितने हिंदी। आपने प्रोफेसर कैसे बुला लिया? प्रोफेसर तो बुलाया जाता है उस मापदंड के हिसाब से ना, कि इतना हिंदी मीडियम का है, इतना इंग्लिश मीडियम का है, हिंदी मीडियम का प्रोफेसर बुलाएंगे। क्या आपने इंग्लिश मीडियम के प्रोफेसर से हिंदी मीडियम की कॉपी चेक करवा दी? तो बताइए, जो रीट पढ़ के आया है हैबियस कॉर्पस, उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण समझ में आएगा? उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। सर, मैं भी इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुझे हिंदी मीडियम का पॉलिटी का एक टर्म नहीं समझ में आता है, इकोनॉमिक्स का एक टर्म समझ में नहीं आता है, कर उपभोक्तादाता, पता नहीं बहुत कठिन टर्म होते हैं, उसके लिए अलग से तैयारी चाहिए। और अगर मुझे कॉपी चेक करने के लिए दिया जाएगा, मुझे कोई पल्ले नहीं पड़ेगा। मैं जीडीपी पढ़ा हूँ, अब उसका हिंदी क्या होता है मैं रियली नहीं जानता हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार जो हिंदी मीडियम वालों के साथ हुआ है, वो सिर्फ हिंदी मीडियम वालों का दर्द नहीं है, वो बिहार का दर्द है, वो बिहारियों का दर्द है। वो दर्द है कि अब आपको आपके ही राज्य के रिजल्ट से बाहर कर दिया गया। अब आप सिर्फ एक ही उपाय है साहब, मजदूर बन गए। हाँ, कुछ बीएड वीएड किए हैं, कुछ अच्छा फिजिक रखते हैं तो दरोगा सिपाही बन जाइए, मास्टर बन जाइए, लेकिन इस राज्य में अब जितने भी बड़े पदों पर लोग होंगे जो आपको हाँकने वाले, चलाने वाले होंगे, वो दावे के साथ मैं कह सकता हूँ दूसरे राज्य से इम्पोर्टेड होंगे, एनआरआई होंगे। चलिए, ये बात भी आपका समझ में आता है जो आपने कहा, क्योंकि ये बात सही है कि कुछ ऐसे टर्म है, जैसे कि एक टर्म है एसिलरेशन। मुझे नहीं लगता कोई इंग्लिश मीडियम वाला एसिलरेशन का हिंदी बता पाएंगे, और अगर नहीं बता पाएंगे तो वो कॉपी क्या चेक कर पाएंगे। ये बात सही है। एक और समस्या है बच्चों के सामने, जिन्होंने कहा है कि एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम होते के साथ रद्द हो जाता है। मुझे तो पता चला कि एईडीओ का एग्ज़ाम 3 दिन हुआ है। बच्चे कटिहार, मतलब 100 200 300 किलोमीटर दूर गए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, 3 दिन रहे हैं, होटल का खर्चा, इस बेरोज़गारी में होटल का खर्चा देकर रहे हैं, और पता चला एग्ज़ाम रद्द हो गया। पहले तो फॉर्म भरने का पैसा लिया जाता है, बच्चे जाकर एग्ज़ाम देते हैं और वहाँ पता चलता है कि एग्ज़ाम रद्द हो गया है। इस उम्र में बाप से पैसा लेकर जाना बहुत मुश्किल है। इस पे आपका क्या कहना होगा, ज़रा इस पे?
AEDO जैसे जो एग्ज़ाम है और जो भी कैंसिल हुए हैं, ज़रा उसका आप हमारे सम्माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के भाषा में जो होता है क्रोनोलॉजी देखिए। पहले एग्ज़ाम होता है, स्टूडेंट बाहर आते हैं, पता चलता है कि एग्ज़ाम में पेपर लीक है, धांधलियाँ हुई है। बिना किसी जांच के और बिना किसी सबूत के सबसे पहले BPSC के अधिकारी बाहर आ कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ये हमेशा होता है, हर एग्ज़ाम में होता है। जो कैंसिल हुआ आप देखिएगा, वो बिल्कुल सिरे से खारिज कर देंगे, कुछ हुआ ही नहीं है। उसके बाद कैंसिल होता है, ये थूक के चाटना है। और आप जहाँ तक गरीबी की बात कहें तो गरीबी का क्या कहना है साहब। यहाँ पे आप जाइए, कभी रात में आप रिपोर्टिंग करने पहुँच जाइएगा, गंगा के घाट पे या गंगा के उस पार आपको मड़ई में बैठे हुए छात्र एक बल्ब के नीचे पसीना बहाते हुए बिना पंखा और बिना किसी सुविधा के पढ़ते हुए दिखाई देंगे। 2000, 2500, 3000 पर महीना में पटना में रहना, ज़रा आप कल्पना कीजिए। आप एक दिन निकलते होंगे तो पान और गुटखा खा के 1000 रुपये का थूक देते होंगे। खैनी खा के आप विधानसभा में थूक देते होंगे। इस पर ये तो बहुत इमोशनल मैटर है। इस पर तो इसके तो हम लोग भी भुक्तभोगी हैं साहब। 15 तारीख के बाद कैसे जीते हैं, किराया दे देने के बाद, लाइब्रेरी का फीस दे देने के बाद, फिर कैसे ज़िंदगी चलती है, ये तो लगता है जैसे कि कोई ईश्वर का आशीर्वाद है कि हम लोग जी रहे हैं। और इस दर्द को तो बस आप कभी ग्राउंड रिपोर्टिंग में जाके पता कीजिएगा, कैसे सीलन पड़े हुए कमरे, एक बेड, बस आप हाथ ऐसे नहीं फैला सकते हैं उस कमरे में, वो इतनी जगह और उसमें रह रहे विद्यार्थी। आप समझ सकते हो, लेकिन नहीं, आप नहीं समझ सकते उनका दर्द, क्योंकि आप समझ रहे होते तो आप इन बेलगाम संस्थाओं को लगाम लगाए होते। आप जल्दबाजी में जाकर ये नियुक्ति पत्र नहीं बांट रहे होते, आप जल्दबाजी में ये सारे कार्य नहीं कर रहे होते। आप तुरंत आयोग के सारे अधिकारी पदाधिकारी पे जांच समिति बिठाए होते, आप तुरंत सब कुछ उलटफेर किए होते, लेकिन नहीं, चेहरे नए आ गए, सिस्टम वही पुराना रह गया है। अच्छा, आपके पीछे ये देखिए, यहाँ पे दिख रहा है 85% डोमिसाइल नीति लागू करना। तो यहाँ तो जो डोमिसाइल नीति लागू की बात कर रहे हैं, जो बाहर से लोग आते हैं वो मेरिटोरियस होते हैं, अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनके पास होती है, ताकि यहाँ के लोगों को हराकर वो फाइट करते हैं। फिर इनसे आपको क्या दिक्कत है, क्या इस पर बताएंगे कुछ? हर राज्य में डोमिसाइल है, कहीं घोषित कहीं अघोषित। आप उड़ीसा PCS भरिए तो वहाँ एक उड़िया है, आप मध्य प्रदेश का PCS भरिए तो वहाँ पे कोई जनजाति का एक सब्जेक्ट दिया रहेगा। आप झारखंड की पड़ोसी राज्य चले जाइए, वहाँ पे खोरठा, अलग अलग कुछ भाषाएं होती है जो पढ़नी होती है। बिहार ही एक ऐसा ओपन गेट है। एक तो यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और ऊपर से पूरा गेट खोल दिया गया कि बाहर वाले आइए, और सबसे ऊपर धांधलियाँ होती है। और जब धांधली होती है तो सेटिंग में बिहार के लड़के आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब रेट लिस्ट आप देखिएगा ना, आप किसी 5 स्टार होटल में चले जाइए, आप बैठ जाइए, ताज होटल में चले जाइए, आप सिर्फ रेट लिस्ट देख के बाहर आ जाइएगा। बस वही हाल होता है बिहारी छात्रों का। आप DSP का पोस्ट खरीद ही नहीं पाइएगा। गरीब राज्य साहब, खरीदने के लिए बाहर से ही आएंगे लोग। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा 100% बाहर से आएंगे, यहाँ के भी कुछ ज़मींदार और जो बहुत बड़े हैं, जी 2-4 कट्ठा बेच 2-4 एकड़ बेच सकते हैं, वो आ सकते हैं। लेकिन सामान हमारे आपके जैसा जो किसी तरह से कपड़े और भोजन का इंतज़ाम कर रहा है, एक छत 2000 रुपये किराए पर रखे हुए हैं और सिर्फ पढ़ाई के लिए, वो कहाँ से उनको कम्पीट कर पाएगा। तो 85% जो डोमिसाइल है, ये मुद्दा बिहार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। पिछली बार बाहर के लोगों को आरक्षण दे दिया, इस बार जो BPSC की फर्स्ट रैंकर लड़की है वो आरक्षण से आई है। आप बताइए, जब बिहार की लड़की उत्तर प्रदेश में जाके कंपटीशन फेस करेगी तो उसे जनरल माना जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की लड़की बिहार में आकर कंपटीशन फेस करेगी तो उसे लड़कियों का जो आरक्षण है वो दिया जाता है। ऐसा कहीं आपने देखा है? और वो भी एक गरीब राज्य में, जहाँ पे रोज़गार की इतनी बड़ी समस्या हो, जहाँ पे ना कोई फैक्ट्री हो, ना कोई स्टार्टअप चल पाता हो, ना तो कोई अपना निजी कोई आप खोल के बहुत अच्छा कमाई कर सकते हैं, पैसा ही नहीं है। तो जब कोई उपाय ही नहीं है तो सिर्फ सरकारी एग्ज़ाम ही एक उपाय रह जाता है। पहले रेलवे था, बिहार के लड़के रेलवे में बहुत बड़ी संख्या में पास होते थे,
अब तो रेलवे का हालत देख रहे हैं। पहले सेंटर का एसएससी था, अब कितनी बहालियाँ निकल रही है आप देख रहे हैं, और उसमें भी धांधलियाँ बहुत चरम पे है। हरियाणा का लड़का अगर 1 कट्ठा बेचेगा ना, तो बिहार के लड़के को पूरा का पूरा 20 एकड़ बेचना पड़ेगा नौकरी लेने के लिए। और ये बहुत ब्लंट और बहुत ही कड़वा सच है कि इस देश में, सिर्फ इस राज्य की बात नहीं, इस देश में पोस्ट बिकता है और उसमें बिहारी पिछड़ता है। कंपटीशन में कभी नहीं पिछड़ता है सर। कंपटीशन में तो आप इतिहास देखिए, हमारे भी चाचा और मामू सब कंपटीशन निकाल के रेलवे और उसमें काम कर रहे हैं, जब कभी ओपन हुआ करता था। आप कंपटीशन लीजिए ना, ओपन कहीं भी लीजिए, चांद पे ले लीजिए, वहाँ पे जाके हम पास करेंगे। मंगल ग्रह का एग्ज़ाम हम पास करके दिखाएंगे। इसलिए बिहार में तो डोमिसाइल बहुत आवश्यक है। आपने जैसा बताया बात सही है। डोमिसाइल पे अभी एक चीज़ देखने को मिला है कि जो संविदा पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आई है, उसमें एग्जैक्ट डाटा तो नहीं पता है, लेकिन परसेंटेज बहुत ज़्यादा है कि बिहार के बच्चों का जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन बहुत कम बच्चों का हुआ। इसका रीज़न है कि सब बाहर वाले आए हैं, और इसका रीज़न ये नहीं है कि वहाँ के बच्चे बहुत मेरिटोरियस हैं। इसका एक और रीज़न पता चला है, वो ये है कि बाहर के यूनिवर्सिटी में मार्क्स बहुत अच्छे दिए जाते हैं और API स्कोर में वो लोग आगे आ जाते हैं, और बिहार के एक तो कॉलेज और महाविद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, प्रोफेसर बैठ के गप मारते हैं, बच्चों को पढ़ाई नहीं होती और मार्क्स भी नहीं देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके वजह से यहाँ के बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। ये बात तो सही है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और देखिए इस तरह से इन लोगों का मुद्दा जारी रहेगा जब तक कि सरकार सुन न ले। हमारे तरफ से भी इन लोग को हार्दिक शुभकामना है कि सरकार इनकी बातों को सुने और यहाँ परीक्षा बिना लीक के इन लोग की बात मानी जाए और अच्छे तरीके से हो।